क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो क्या कारण था जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की ताकि तुम्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या एयू में एडमिशन मिल सके? भले ही शायद तुम्हें पढ़ना उतना पसंद नहीं था, भले ही शायद तुम्हें इतनी मेहनत करनी पसंद नहीं थी, पर वो क्या कॉज था जिसने तुम्हें ड्राइव किया, जितना उसने तुम्हें रीइंफोर्स किया एक काम करने के लिए? तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसे बिहेवियर होते हैं ना जो हम खुद से चूज करते हैं। देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर इन आवर लाइफ जो हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, हम खुद से चुनते हैं वो काम करना। जैसे कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करना, शायद वो हमें पसंद नहीं था, बट देयर वाज सम कॉज, एक कारण था जो हमें रीइंफोर्स कर रहा था, हमें एक हौसला दे रहा था, एक कारण दे रहा था वो काम करने का, वो पढ़ाई करने का। एंड नाउ वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ प्लेसेस, किसी ना किसी जगह हम पढ़ रहे हैं। सो जो बिहेवियर हम खुद से चुनते हैं करना, उसे हम कहते हैं वॉलंटरी बिहेवियर। और जैसे हमने समझा था कि इनवॉलंटरी बिहेवियर जो रिफ्लेक्स लाइक होती है, जो खुद से होती है, ऑटोमेटिक होते हैं, वो हमारा जो व्यवहार का हिस्सा होता है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम उसे समझते हैं। उसकी लर्निंग को हम क्लासिकल कंडीशनिंग नाम के एक कैटेगरी के अंदर समझते हैं। पर वो बिहेवियर हमारा जो हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, जो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, उस बिहेवियर को हम एक कैटेगरी के अंदर समझते हैं। उस बिहेवियर की लर्निंग को हम एक कैटेगरी के अंदर समझते हैं जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट बिहेवियर या फिर ऑपरेंट का मतलब यही होता है वो बिहेवियर जो कि वॉलेंट्री है। वॉलेंटरी बिहेवियर को ही हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। एंड वॉलेंटरी बिहेवियर की लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं लर्निंग का फोर्थ पार्ट हमारा ये चल रहा है, जिसमें हम वन शॉट के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में ही क्रिस्प में सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स के अंदर में इवन अच्छे से समझने के साथ में हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम लोग यहाँ शुरू कर चुके हैं और स्वागत है आपका @decoded_0, ये हमारे चैनल का नाम है डिकोडेड। और आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है साइकोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल की हो चाहे वो कॉलेज लेवल की हो। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई चीज क्या है वो समझकर हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फिर व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। Operant conditioning is a learning of voluntary behavior through the effects of pleasant and unpleasant consequences to responses। यानी कि voluntary behavior के बारे में या voluntary behavior की जो learning है, voluntary behavior यानी chosen behavior को जो हम सीखने की बात करते हैं, उसको हम operant conditioning कहते हैं। And how is that learning taking place? वो बिहेवियर की लर्निंग कैसे हो रही है? हमारी कॉन्शियसली जो हम चूज कर रहे हैं, जो वॉलेंटरी बिहेवियर है, उसकी लर्निंग होती है रीइंफोर्सर से, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्सर से, प्लीजेंट या फिर अनप्लीजेंट कंसेक्वेंसेस से। एंड इवन पनिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट। जैसे हमने समझा था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में हमारे पास था अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड था एक्सपेरिमेंट के अंदर में, और कंडीशन स्टिमुलस जो कि हमारा बेल बन गया था, जो कि अर्लियर तो न्यूट्रल स्टिमुलस था लेकिन टाइम के साथ एसोसिएशन बैठा, लर्निंग हुई एंड देन वो क्या बन गया? हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन गया। वहां पर वो चीज काम कर रही थी। इनवॉलंटरी बिहेवियर की लर्निंग में एक अनकंडीशन स्टिमुलस और एक कंडीशन स्टिमुलस काम करता है, जिसको हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ये वर्ड कहते हैं। लेकिन जब हम ऑपरेंट बिहेवियर की बात करते हैं, उसकी कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो कंसीक्वेंस हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। यानी कि बिहेवियर जब हम करते हैं, कोई रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद क्या हमें कंसीक्वेंस मिलेगा, क्या परिणाम होगा, उसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है। नाउ तुम्हें पता था कि सीयूईटी के लिए अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो शायद तुम्हें अपनी सिटी के बाहर कहीं नए अच्छे यूनिवर्सिटी में नए एक्सपोजर के साथ तुम्हें अपने क्रिएटिव पैशंस को फॉलो करने का मौका मिले, तुम्हें अपनी यूपीएससी के पैशन को फॉलो करने का मौका मिले। ये तुम्हारे पास कुछ कारण थे जिसकी वजह से तुमने वो काम किया। वो क्या थे? वो प्लीजेंट एक कंसीक्वेंस था, बिकॉज वो मेहनत जो आप कर रहे हो 2-4 महीने की सीयूईटी की 12th या के बोर्ड्स के साथ, चाहे वो पीसीबी हो चाहे आर्ट्स, किसी भी जो स्ट्रीम आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे उसके साथ में सीयूईटी भी पढ़ा, बिकॉज दैट वाज अ प्लीजेंट कंसीक्वेंस जो आपको मिलने वाला था। कोई यूनिवर्सिटी, कोई नया एक्सपोजर, एक नई लाइफ। एंड देयर आर सम अनप्लीजेंट कंसीक्वेंसेस, और उसके साथ में होता है पनिशमेंट। स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो अनप्लीजेंट कंसीक्वेंसेस है, हमारे रिस्पॉन्सेस के बाद हमें एक अनप्लीजेंट कंसीक्वेंस मिलेगा, सो वी विल नॉट परफॉर्म दैट बिहेवियर। सो डेफिनेशन तो अब अच्छे से समझ आई गई होगी। नाउ विद आवर epic red marker we will move forward to some things जिसको याद करना जरूरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए। जैसा कि यहाँ लिखा है
लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ऑपरेंट बिहेवियर, वॉलेंटरी बिहेवियर को जब हम लर्न करते हैं, दैट इज व्हाट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट। अब जैसे मैंने दो हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर किए हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ड्राइवन बाय व्हाट कम्स आफ्टर द रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या की रोल प्ले करता है कि लर्निंग हो, रिस्पॉन्स के बाद क्या मिल रहा है, दैट इज व्हाट प्लेज द की रोल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसकी वजह से लर्निंग होती है। वो क्या है कि रिस्पॉन्स के बाद क्या आएगा, एंड एज पर द डेफिनेशन, रिस्पॉन्स के बाद जो प्लीजेंट या अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस हमें मिलने वाले हैं, वही ड्राइव करते हैं हमारे बिहेवियर को। तो मैंने ये चीज यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दी है, कंसिक्वेंस। अब हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ वॉलंटरी बिहेवियर, द बिहेवियर दैट इंडिविजुअल चूजेस टू परफॉर्म। जैसे मैंने बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलंटरी बिहेवियर की लर्निंग के बारे में बात करती है, या उल्टा बोल लो, वॉलंटरी बिहेवियर को जब हम लर्न करने की बात करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, क्या क्या चीजें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ेंगे, किसने ये दिया कंसेप्ट, इन सब को जानने से पहले हम ये जान लें कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पर 4 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर डाल दिए एकदम क्रिस्प में। क्लासिकल कंडीशनिंग इज हियर, यहाँ पर लिखी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ लिखी है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन व्हाट कम्स बिफोर द रिस्पॉन्स। यू सी, आपको सब नहीं याद करना है, आपको ये एक शब्द याद करना है बिफोर, एंड आपको एक शब्द याद करना है आफ्टर। व्हाट कम्स बिफोर द रिस्पॉन्स, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनिंग होने के बाद कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। और यहाँ पर व्हाट कम्स आफ्टर द रिस्पॉन्स इज द कॉज ऑफ कंडीशनिंग और द लर्निंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कंसिक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर एक टर्म है एंटीसीडेंट स्टिमुलस। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाली चीज, मतलब एक चीज के पहले होने वाली चीज, ठीक है। एंटीसीडेंट स्टिमुलस, इन दोनों को ही हम मिला करके बोलेंगे। एक टर्म है, एक शब्द है, आप अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस को साथ में एंटीसीडेंट स्टिमुलस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सेज आर इनवॉलेंटरी। ऑफ कोर्स इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज की बात होती है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आर कॉन्शियसली चूजन, यानी कि इनवॉलेंटरी, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, कॉन्शियसली चूजन या फिर इनवॉलेंटरी बिहेवियर की बात होती है। एंटीसीडेंट स्टिमुलस परफॉर्म्स की रोल इन फॉर्मिंग एसोसिएशन। एंटीसीडेंट स्टिमुलस का ज्यादा रोल होता, एंटीसीडेंट स्टिमुलस का ही रोल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग होने के लिए। एंटीसीडेंट स्टिमुलस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस या फिर कंडीशनल स्टिमुलस इन फॉर्मिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन हो, एसोसिएटिव लर्निंग हो या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग हो, उसके लिए लर्निंग हो। देखो अलग अलग शब्द है, उसको समझो। एसोसिएशन, लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग हो, उसके लिए जरूरी है एंटीसीडेंट स्टिमुलस होना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, कंसीक्वेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एसोसिएशंस, यानी एसोसिएटिव लर्निंग हो, उसके लिए हाँ कंसीक्वेंसेस का होना जरूरी है, यानी बिहेवियर के क्या बाद आ रहा है वो जरूरी है। नाउ कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर अनकंडीशनल स्टिमुलस फॉर लर्निंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग, देखो लर्निंग बहुत बड़ी चीज है, क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर अनकंडीशनल स्टिमुलस फॉर लर्निंग, ये हमने प्रिंसिपल्स जो 5 पढ़े थे क्लासिकल कंडीशनिंग के होने के लिए, एप्लीकेबल होने के लिए, उसमें भी बताया गया था कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के पहले आएगा तभी वो एसोसिएशन होगा। अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट्स फॉर लर्निंग, यहाँ पर जैसे ये जरूरी है, यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी जरूरी है, लर्निंग हो उसके लिए। नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग को एकदम अच्छे से समझने के लिए तैयार हैं। दिस मच इज आवर कंटेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम इसके अंदर एक एक करके डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसको देने वाले कौन है। थॉर्नडाइक है, बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर फुल नेम है इनका बट शॉर्ट में बीएफ स्किनर है। एक्चुअली ये जो शब्द है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बीएफ स्किनर ने ही दिया था। और रीइंफोर्समेंट, और इनका एक दिया हुआ कंसेप्ट है वो भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं उसे। रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसके बारे में थोड़ा बताए थे डिटेल देते वक्त।
शेड्यूल्स और रीइंफोर्समेंट। आप किसी को बार बार रीइंफोर्समेंट देते रहो, यानी कि एक मान लो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को रीइंफोर्स करना काफ़ी ज़रूरी है ना, उनका बिहेवियर आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यू नो, यू कैन इन्फ्लुएंस देम, दे डू नॉट हैव देयर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ कि मुझे यही चाहिए। तो जैसे आपको किसी बच्चे से कोई काम कराना है कि जब एक गिलास पानी लेकर के आओ एंड ऑल, हम तुम्हें एक टॉफ़ी देंगे, बार बार तुम एक टॉफ़ी दोगे, या फिर तुम उसे एक कैडबरी दोगे, एक 5 रुपये का चिप का पैकेट बार बार दोगे, जाओ ले आओ, हम तुम्हें खाने को कुछ देंगे, जाओ ले आओ, ये कर दो वो कर दो, तुम्हें खाने को कुछ देंगे। एक समय के बाद वो भी बोर हो जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने बहुत खा लिया, कुछ मुझे ये खिलौना ला करके दो, मैं कोई काम करूँ, फिर मुझे ये वाला क्रिकेट किट ला करके दो, तब मैं ये कोई काम करूँ आपका। फिर तो एक होता है ना शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि आप किसी चीज़ को कितना रीइंफोर्स करो। वैसे मैंने ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला एग्जांपल दिया था, जो आगे देखते हैं हम। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में पार्शियल कंटीन्यूअस शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि हम कितने टाइम फ्रेम के अंदर और कितना ट्रायल हो रहा है, मतलब बिहेवियर कितनी बार ओकर हो रहा है, या फिर कितना बार रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। फिक्स इंटरवल शेड्यूल है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है, ये भी पार्शियल शेड्यूल है एंड कॉन्टिन्यूस शेड्यूल है ऑफ रीइंफोर्समेंट। और यहाँ पर फिर पनिशमेंट की बात करेंगे। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन होता है, पनिशमेंट बाय रिमूवल होता है। उसके बाद अगर स्टिमुलस कंट्रोल, जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, ये क्या है इसको हम समझेंगे। एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या है ये चीज़ें। उसके बाद शेपिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टोकन इकोनॉमी एंड टाइम आउट, ये सब चीज़ें क्या हैं इनको भी हम समझेंगे। आप शुरू करते हैं। चलो उसी सेम एग्जांपल के साथ चलते हैं। बीएचयू में या फिर एयू में एडमिशन लेना तुम्हारे लिए प्लेजरेबल कंसिक्वेंस था, जिसके लिए तुमने हार्डकोर मेहनत की, जो शायद तुम्हें उतनी पसंद भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में प्लेजरेबल कंसिक्वेंस मिल रहा था, इस वजह से तुमने वो बिहेवियर किया। उसी तरीके से ये स्विच बोर्ड का ये वाला प्लग है, इसने मुझे कल बहुत तेज झटका मारा था, बहुत तेज हमें झटका लगा था हाथ पे, और तब से हम इसे छू नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई चीज मुझे एक अनप्लेजरेबल कंसिक्वेंस दे रही है तो वो काम मैं फिर नहीं करूंगी, वो काम हम फिर से करने का कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं तुम्हें एक बेसिक फिनोमेना या फिर एक बेसिक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रही थी, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर वॉलंटरी बिहेवियर की लर्निंग हो, उसके लिए काफी जरूरी होता है कि कोई भी जो भी हम बिहेवियर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर वो हमें प्लेजरेबल कंसिक्वेंस देगा तो हम उसे और फॉलो करेंगे, लेकिन अगर वो बिहेवियर हमें एक अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस देगा तो वो बिहेवियर हम फिर से नहीं करेंगे। तो हम इसको समझने के लिए हमें पता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को देने के लिए 2 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। There are 2 people, Thorndike and B.F. Skinner. B.F. Skinner is a name जिसको हमने कई बार सुना होगा, लेकिन हम Thorndike से शुरू करते हैं। अब ऑफ कोर्स जो भी कोई एक स्कॉलर अपनी थ्योरी देगा या फिर कोई भी चीज उस सिद्धांत को प्रूव करने की कोशिश करेगा, किसी कंसेप्ट को देगा, तो वो उसको प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट इज द हार्ड कोर ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने यहाँ लिखा है, उन्होंने एक हंग्री कैट यानी भूखी बिल्ली का इस्तेमाल किया था। उसको एक बॉक्स के अंदर रख करके, पजल बॉक्स के अंदर रख के, जिससे उसको बाहर निकलना था, उसके सामने खाना रख दिया। बेचारी कैसी तड़पती बिल्ली होगी वो, जिसके सामने खाना रखा और वो खा नहीं पा रही है। तो वो कैसे कैसे करके खोजने की कोशिश की कि वो बाहर कैसे आ सके। एक लीवर था, यानी एक कह सकते हैं टूल था, जिसको आप खींचोगे तो फिर वो जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और बिल्ली बाहर निकल के खाना खा लेगी। तो ऐसा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम उसकी की हाईलाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और फिर समझते हैं कि उन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया। So Thorndike experiment with cat and puzzle box. His experiment was with a hungry cat. His experiment was with a hungry cat and puzzle box. What was the key highlights or the key points of the experiment? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हुआ क्या था। Let me give you the verbal एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे जैसे डब्बे में, आप पजल बॉक्स में रख दिया। पजल बॉक्स में उस भूखी बिल्ली को रखा और उसके सामने उसका खाना था, बट पजल बॉक्स के बाहर था ऑफ कोर्स। तो उसको वहां से बाहर निकलना था, खाना खाना था, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं है, वो बाहर कैसे निकलेगी बेचारी भूखी बिल्ली। उसने कोशिश की, कुछ ना कुछ कोशिश की कि कैसे कैसे वो बाहर निकल गए। तो वहां पर एक लेवर था, यानी कि एक ऐसा टूल जिससे आप प्रेस करो या फिर जिससे आप खींचो, पुश करो, तो फिर आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है, उस बॉक्स में से। तो यही किया गया उसके साथ। लेवर था, वो बार बार उस लेवर को पुश करती, दरवाजा खुल जाता, वो बाहर खाना खा लेती। और ईच टाइम क्या किया जा रहा था, खाना उसे थोड़ा जल्दी दिया जा रहा था। भूखी तो वो थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के साथ में उसको जो रीइंफोर्सर था, जो खाना था,
उसको धीरे धीरे टाइम के साथ जल्दी थोड़ा दिया जा रहा था। और क्या हो रहा था, एक बात और है कि जब हम ये बता रहे हैं कि वो बार बार कोशिश कर रही थी लेवर को प्रेस करने का, बाहर निकलने का, तो आपको लग रहा होगा एट द एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिल्ली ने ये फाइंड आउट कर लिया होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सेंस लगा लिया होगा कि लेवर खींचने से दरवाजा खुलेगा और फिर मैं खाना खा पाऊंगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो लेवर का जो पोजीशन है जिसे पुश करके वो बाहर निकलेगी, उसको वो पोजीशन वो बदल दे रहे थे। ऑफ कोर्स वो जानवर है तो अपनी कोशिश तो लगातार कर ही रही थी, और बार बार जब वो जगह बदल दे रहे थे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बार बार वो बिहेवियर बिल्ली से करवाने के बाद में, तो वो दोहराना पड़ रहा था बिल्ली को, फिर से वो चीजें बार बार होनी पड़ रही थी उस जानवर के साथ। और उन्होंने फाइनली एक चीज कंक्लूड की जिसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ पर की हाईलाइट जान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की पहले, तब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं, जब मैंने एक्सपेरिमेंट बताया तो उसमें जो स्टिमुलस है वो लेवर है, यानी लेवर जिसको वो खींचेगी और वो बाहर आ जाएगी। पुशिंग ऑफ लेवर, उस लेवर को पुश करना, यानी उस टूल को पुश करना जिससे दरवाजा खुल जाएगा, वो उसका रिस्पॉन्स था। स्टिमुलस था उसका लेवर, क्योंकि उस स्टिमुलस पर वो रिस्पॉन्स दे रही थी, वो उसको दबा रही थी, पुश कर रही थी ताकि वो दरवाजा खुल सके, वो पिंजरे से पजल बॉक्स से बाहर आ सके। एंड द consequence, what was the consequence? The escape and the food। दो consequence है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक तो उसे कंसिक्वेंस मिला कि उसे कम से कम बाहर आ गई, और दूसरा खाना मिल रहा है। खाना और इंडिपेंडेंस बाहरी वर्ड हो गया यार, इसलिए एस्केप लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एस्केप होना और खाना मिलना, उसके दो कंसिक्वेंस उसको मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये चीजें याद रखना जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट किस बारे में था, तो ये लाइन जरूरी है। और ये लाइन भी जरूरी है कि लिवर था उस स्टिमुलस का, एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टिमुलस क्या था जिस पर वो रिस्पॉन्स कर रही थी, तो वो लिवर था। और रिस्पॉन्स क्या था, लिवर को पुश करना, उसको कंसिक्वेंस क्या मिल रहा था, एस्केप, छूट रही थी, वो डब्बे से बाहर निकल पा रही थी, और खाना मिल रहा था, बेचारी भूखी थी, तो वो भी उसका कंसिक्वेंस जरूरी होगा ही ना। यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स लिख दिया है, ये है ना, मैंने थोड़ा ऐसे बुलेट बनाने की कोशिश की, ये ONO नहीं लिखा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स इज इक्वल्स टू लेस टाइम टू पुश लेवर। ऑफ कोर्स बिल्ली बार बार कोशिश कर रही थी तो उसे कम समय लग रहा था, लेकिन थॉर्नडाइक ने एक साजिश रची कि मैं इस लेवर की जगह ही बदल दूंगा, मैं क्यों रखूं ये सेम जगह। उन्होंने वो जगह ही बदल दी। सो केप्ट मूविंग, यहाँ पर वही मैंने अगला पॉइंट लिखा है, ही केप्ट मूविंग लेवर टू डिफरेंट पोजीशंस and whole process on repeat again. The cat had to do again and again the same thing. Hence, cat didn't figure out the condition. ये मैंने क्या किया है यहाँ पर, इक्वल का साइन बना के ये किया है, ठीक है। यानी कि कैट ने फिगर आउट नहीं किया था वो कनेक्शन। नाउ अब डिड लिखना, कैट डिड नॉट फाइंड आउट द कनेक्शन। ईच टाइम गेटिंग आउट एंड फेड मोर क्विकली, ये भी वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब ऐसा करने के बाद उन्होंने एक चीज कंक्लूड की जो कि वेरी बेसिक है, हम उसे बेसिक समझ रहे हैं, लेकिन उस चीज को एक्चुअली समझने के लिए कि वो चीज, हाँ वो एक फिनोमिना, हाँ एक प्रिंसिपल जो हमारे बिहेवियर के पीछे काम कर रहा है, उसे हम प्रूव कैसे करें कि हाँ ये चीज हो रही है एक्चुअल में। उसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड व्हाट ही कंक्लूडेड इज हियर, if an action is followed by pleasurable consequence, it will tend to be repeated. If an action is followed by unpleasant consequence, it will tend not to be repeated. This is a basic principle behind learning voluntary behavior. बिना वक्त जाया किए, मुझे पता है आपको समझ आ चुका है, हम जाते हैं BF स्किनर के कंट्रीब्यूशन की तरफ। एक बात काफी ध्यान रखने वाली है कि जो कॉन्सेप्ट है BF स्किनर का, या BF स्किनर का कंट्रीब्यूशन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में है, वो बिल्कुल भी थॉर्नडाइक के जो भी लॉ ऑफ इफेक्ट उन्होंने दिया, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्योंकि जो BF स्किनर थे, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव ने दिया था कंसेप्ट, उसको तो पढ़ा समझा, उसके साथ में थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को भी समझा, उससे इंस्पायर होकर के उसको अपने स्टडीज में इंक्लूड करके अपने कंसेप्ट्स को दिया है। तो हम उसे समझने की अब शुरुआत करते हैं। मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, लोग मुझे कहते हैं BF स्किनर। मेरा कंट्रीब्यूशन बिहेवियरिज्म के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में तुमने मेरा नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन बिहेवियरिज्म के बारे में जब आपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा तब जरूर सुना होगा BF स्किनर। क्योंकि जॉन वॉटसन जो थे, जिनका कंट्रीब्यूशन था बिहेवियरिज्म की फील्ड को स्टेबलाइज करने में, उसके बाद जो जिनका प्रोमिनेंट नाम आता है आगे बिहेवियरिज्म की फील्ड पे, वो है BF स्किनर। यस, यू आर राइट, ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट। तो BF स्किनर वॉज अ बिहेवियरिस्ट, यानी कि
उनका मानना था, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, बिहेवियरिज्म अगर तुम भूल गए तो कोई बात नहीं, बिहेवियरिज्म एक ऐसा स्कूल है साइकोलॉजी का, यानी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी को समझने का जो बोलता है कि साइकोलॉजी को समझना है, ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस को समझना है तो ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, जो चीज़ें मेजरेबल हैं, उन्हीं को हमें साइकोलॉजी में पढ़ना चाहिए। सो ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट एंड हीज नेम वॉज अ प्रोमिनेंट नेम, यानी बहुत माना जाना नेम था, बहुत फेमस नेम था इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म आफ्टर जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन के बाद इनका ही एक लीडरशिप रोल माना जाता है बिहेवियरिज्म के अंदर। नाउ जो ये नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी देने वाले B.F. स्किनर ही हैं। उन्होंने ही ये शब्द दिया, यानी वॉलंटरी बिहेवियर की लर्निंग को उन्होंने बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि वो मानते थे वॉलंटरी बिहेवियर इज ऑपरेंट बिहेवियर एंड द लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। He named learning of voluntary behavior as operant conditioning. He explained all behaviors as product of learning. उन्होंने जो इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको तो समझा ही, लेकिन उन्होंने थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को, लॉ ऑफ इफेक्ट को भी समझा और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऑल बिहेवियर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। हमारे जितने भी व्यवहार हैं वो लर्निंग क्या ही कंसिक्वेंस होते हैं, परिणाम होते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि द इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बिहेवियर इज अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। द हार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बिहेवियर। जो प्लेजरेबल या नॉन प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है उनका हमारे बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्लेजरेबल, नॉन प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस जिसके बारे में थॉर्नडाइक ने बताया था, मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि उनका हमारे बिहेवियर पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट इज द कोर थिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ स्किनर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग में अपना खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है। वो एक बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया, उनका कंसेप्ट क्या था। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, तो B.F. स्किनर ने दिया है कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज दिस, ये शब्द है क्या एक्चुअली में। हम इस चीज को, जो ये ब्लॉक में मैंने बल्ब बनाकर लिखा है, इसको हम थोड़ा, जब हम ये लाइंस कवर कर लेंगे उसके बाद समझेंगे। तो हम ये समझते हैं पहले कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स टू स्ट्रेंथन, यानी रीइंफोर्समेंट जो ये शब्द है उसका मतलब ही होता है टू स्ट्रेंथन, यानी बिहेवियर को और मजबूत कर देने वाला, स्ट्रेंथन करने वाला, मजबूत करने वाला। Reinforcement यानी कि any event or stimulus that when following, that when, ये भी इस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। Any event or stimulus that when following a response increases the probability that the response will occur again। इवेंट, कोई भी स्टिमुलस एक रीइंफोर्समेंट कहलाता है तब जब वो हमारे बिहेवियर को बार बार होने के चांसेस को और बढ़ाता है। रीइंफोर्समेंट इज अ प्लेजरेबल कंसीक्वेंस, जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपने जो भी उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया उसमें उन्होंने बात की थी प्लेजरेबल कंसीक्वेंस और अनप्लेजरेबल कंसीक्वेंस की। हमारे बिहेवियर में हम कोई भी बिहेवियर या रिस्पॉन्स जब देते हैं तो उसके बाद हमें अगर प्लेजरेबल कंसीक्वेंस मिलेगा तो हम वो बिहेवियर फिर से करेंगे, और अगर किसी बिहेवियर के बाद हमें अनप्लेजरेबल कंसीक्वेंस मिलेगा तो हम वो बिहेवियर फिर से नहीं करेंगे। तो थॉर्नडाइक के कंसेप्ट में से प्लेजरेबल कंसीक्वेंस की बात आती है। प्लेजरेबल कंसीक्वेंस ही रीइंफोर्समेंट है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। प्लेजरेबल कंसीक्वेंस जो कि थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में है वही रिलेटेड है रीइंफोर्समेंट से। रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है क्या, प्लेजरेबल कंसीक्वेंस। इस चीज को थोड़ा और समझा देते हैं। प्लेजरेबल कंसीक्वेंस ऐसा नहीं है कि अगर मैं जैसे मुझे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोला गया कि हम इसके बाद घूमने जाएंगे, इसके बाद हम लोग वृंदावन जाएंगे घूमने के लिए, तो वृंदावन जाना एक मेरा प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस है, एक मेरा रीइंफोर्समेंट है जिसके लिए मैंने मेहनत किया, मैंने मार्क्स लाया, मैंने एकेडमिक्स फील्ड में अच्छा किया, तो वो तो प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस है ही, वो तो है ही है। लेकिन प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस एक और चीज है कि जैसे मैंने यहाँ पर जो बिजली का मुझे झटका लगा है उसके बाद मैं ये स्विच नहीं छू रही हूँ, तो मेरा ये बिहेवियर, ये इस स्विच को फिर से न छूना, इस प्लग को जो मुझे झटका दिया उसको फिर से न छूना, ये व्यवहार मेरा कि इस स्विच को अब मैं अब नहीं छूंगी, ये बिहेवियर एक प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस मुझे दे रहा है। वो प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस क्या है, दर्द से बचना,
पेन से बचना, तो मेरा ये बिहेवियर कि मैं वो पेन से दूर रहूं, वो मेरा प्लेजरेबल कंसिक्वेंस हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। Reinforcement is the key to any learning in operant conditioning. Operant conditioning में learning हो, उसके लिए जरूरी है reinforcement का होना। तो अब मैं इस बॉक्स को समझा सकती हूँ कि the idea of reinforcement is related to the law of effect। यानी कि जो मैंने यहाँ पर चीजें बताई वो चीज यहाँ पर मैंने एक अलग से हाईलाइटेड बॉक्स में लिखी है कि रीइंफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इफेक्ट जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप उनके एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे, कैट के लिए वो प्लेजरेबल कंसिक्वेंस एक रीइंफोर्समेंट नहीं था क्या, फूड और एस्केप एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम किया, जिसकी वजह से वो लेवर प्रेस करके बाहर आना चाहती थी। एक छोटी सी और हाईलाइटेड यहाँ पर सेक्शन है, स्किनर बॉक्स या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। ये बीएफ स्किनर का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने स्किनर बॉक्स हम उसे कहते हैं क्योंकि उन्होंने रैट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे एक केज में रखकर, उसमें भी फूड और रीइंफोर्समेंट का रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था। नाउ वी आर कमिंग टू द छोटा सा कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, जो कि बहुत छोटा सी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड उससे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। लेकिन उन सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स मतलब कुछ ऐसी रीइंफोर्सिंग चीजें, कुछ ऐसे प्लेजरेबल कंसीक्वेंसेस जो हमारी बेसिक लाइफ नीड्स से रिलेटेड हैं, यानी कुछ ऐसे रीइंफोर्सर्स जो हमारी बेसिक लाइफ की नीड्स को फुलफिल करते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स आर द रीइंफोर्सर्स that fulfill a basic need such as hunger drive, thirst drive, pleasure drive में टच आ गया, and removal from pain या फिर removal from painful stimulus। ये कैसे यहाँ पर आ गया? रिमूवल ऑफ पेनफुल स्टिमुलस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जो भी रीइंफोर्सर्स हमारी प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करते हैं, प्राइमरी नीड्स से रिलेटेड होते हैं, उनसे बहुत हद तक जो जानवर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो काफी ज्यादा रीइंफोर्स होते हैं, यानी काफी इजीली रीइंफोर्स हो जाते हैं। नाउ सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स के जो रीइंफोर्सिंग रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी रीइंफोर्सर्स से ही जुड़े हैं, बेसिक लाइफ वाले इसी से जुड़े हैं, इसी सबसे जुड़े हैं। लेकिन सेकेंडरी रीइंफोर्सर हम इसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये डायरेक्टली जो हमारी बेसिक लाइफ नेसेसिटी है उसको फुलफिल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि पैसा या फिर प्रेज, किसी स्टूडेंट को क्लास के बीच में बहुत अच्छा प्रेज मिले क्योंकि उसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर एक स्टूडेंट जिसने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर उसने कुछ अच्छा बहुत सोशल वर्क किया है अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के। डिस्कवरी में ऐसे बच्चे आपको बहुत दिखते होंगे। तो दैट एक्सपीरियंस व्हाट पर्सनल है, मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो, दैट देखो कुछ केबीसी में आ गए, देखो सीखो इनसे कुछ, सो द प्रेज दे गेट, द मनी दे गेट देयर रीइंफोर्सिंग पावर फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग। ये यहाँ पर अच्छा खासा पॉइंट है कि जो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स है उसकी जो रीइंफोर्सिंग पावर होती है कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड होती है। जैसे मनी डायरेक्टली क्या, कोई ऐसा नहीं है कि मनी या पैसा या फिर प्रेज डायरेक्टली उन्हें कुछ दे रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली उन्हें कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है, वो प्रेज कहीं ना कहीं उन्हें प्लेजर दे रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेज एक प्राइमरी नीड से जुड़ा है। ये मनी भी एक प्राइमरी नीड से जुड़ा है, कि हंगर हो सकता है, जो कि प्लेजर हो सकता है। कोई चीज आपको प्लेजर भी देती है, कुछ आप PS5 खरीद लो वो आपको प्लेजर देगा, कुछ अपना फेवरेट स्पोर्ट्स का किट खरीद लो वो आपको प्लेजर देगा। तो ये चीजें हैं मनी, प्रेज या फिर ऐसी चीजें जो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं, वो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं देंगे, बट ये एक कंडीशन स्टिमुलस की तरह काम कर रही है। मनी इज अ कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? ये हंगर हो सकता है, या फिर कुछ खरीदना है कुछ खाने का, या फिर कोई सामान चाहिए तो प्लेजर हो सकता है। तो हंगर इज रिलेटेड टू सम बेसिक लाइफ वाले रीइंफोर्सर्स, तो वो हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस, ये हो गया कंडीशन स्टिमुलस। उसी तरह की से प्रेज भी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे रिलेटेड है।